सो हाय एवरीवन, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस बच्चे के लिए जिसका अटेम्प्ट है मई 24 या नवंबर 24 में सीए फाइनल का। बेटा ये वीडियो है अबाउट पीजीपी एडजस्टमेंट्स। इसमें हमने क्या किया है बेटा, आज तक पीजीपी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें जो भी ट्रिक एडजस्टमेंट्स है वो हमने इस वीडियो में इस शीट में एक जगह कंपाइल कर लिए हैं। उससे क्या होता है बेटा कि पिछले 7-8 एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट क्वेश्चन उसमें 90% एडजस्टमेंट्स इस ही शीट से कवर हुए हैं। एंड ये वीडियो और ये शीट कम से कम 80,000 90,000 स्टूडेंट्स यूज कर चुके हैं बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बेटा थोड़ा स्पीड में रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लास्ट देख के जाते हैं। ठीक है, लास्ट डे एग्जाम सेंटर पे भी आपको मिल सकते हैं बहुत बच्चे ये वीडियो देखते हुए और ये शीट पकड़े हुए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस बार हमने काफी चीजें अपडेट भी की है इसमें एंड शीट हमने चेंज भी की है। आपको सर चेंज नहीं लग रही होगी, हमने ना शीट का राइटिंग पूरा फिर से चेंज किया है। ठीक है, फिर से लिखवाई है शीट, आपकी भाभी ने लिखी है शीट। और इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो को और अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो हमने क्या किया बेटा, इसमें स्टार्ट किया प्रॉफिट एज पर बुक्स एंड नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल से। ठीक है, जैसे एडजस्टमेंट जैसा क्वेश्चन में होता है फॉर्मेट। ऐड किया डिडक्शंस नॉट अलाउड एंड थिंग्स टू बी एडेड टू इनकम। अब सर दो चीजें ऐड होती है, क्या क्या? एक तो जो चीजें अलाउड नहीं होती जो डिसअलाउ होती है, और दूसरी चीजें जो इनकम में ऐड होनी चाहिए। ठीक है सर, पहला है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। अब ये अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अच्छे से पूरा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इन द सोवेनियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड पेमेंट टू इलेक्टोरल ट्रस्ट बाय चेक। ये सब क्या होता है सर, ये दोनों चीजें जो रहती है ना यहाँ पे एड बैक हो जाता है एंड 80 जीजीबी एंड 80 जीजीसी में डिडक्शन मिल जाता है। ध्यान रखना जो एडवर्टाइजमेंट होता है सर वो ओनली फॉर कंपनी होता है। ठीक है सर, जीएसटी डिमांड दैट इज पेनाल्टी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये होता है ब्रीच ऑफ लॉ, ये भी होता है एड बैक। एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ राइट शेयर्स, ये भी क्या होता है, एड बैक होता है क्योंकि इससे कैपिटल बढ़ती है, ये है कैपिटल नेचर का एक्सपेंस। सर फ्रेंचाइजी फीस इफ पेड इज एडेड बैक एंड डेप्रिसिएशन एट द रेट 25% इज अलाउड। ठीक है, फ्रेंचाइजी फीस अगर डेबिटेड है तो एड बैक करके हम डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं 25% क्योंकि ये होता है इंटेंजिबल एसेट। सर लॉस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर, अगर सर ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में है तो ये कैपिटल नेचर है, इसको ना एड बैक कर दो। ठीक है, दूसरा इसका अगर स्क्रैप वैल्यू क्रेडिटेड है काय में प्रॉफिट एंड लॉस में तो माइनस कर दो। सर तो एक्चुअली करेंगे क्या, इसको हमको जो भी लॉस हो रहा है ना बेटा इसको हम क्या करते हैं प्लांट एंड मशीनरी के डब्ल्यूडीवी से रिड्यूस करते हैं। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी के डब्ल्यूडीवी में ही ट्रीटमेंट करते हैं जो भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, ये बेटा डिसअलाउड होता है, अलाउड नहीं होता। कंपाउंडिंग फीस या रेगुलराइजेशन फीस, ये भी ब्रीच ऑफ लॉ होता है बेटा, ये भी डिसअलाउड होता है, एड बैक होता है। ठीक है, मोस्टली ये कैसा लिखा रहता है क्वेश्चन में, कंपाउंडिंग फीस पेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन इनकम, हमेशा इनकम में इंक्लूड होगी। इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट लिखा होता है क्वेश्चन में, ये बेटा आईसीडीएस का पॉइंट है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन, यहां पे डिसअलाउड होता है बेटा, पीजीपी में सिर्फ एक्चुअल ग्रेचुटी पेड अलाउड होता है, ये वाला जो है ना एक्चुअल वैल्यूएशन वाला ये मैट में अलाउड होता है। ठीक है, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स के एक्सपेंसेस, जो भी पब्लिक इशू ऑफ शेयर के एक्सपेंसेस होते हैं बेटा ये एड बैक हो जाते हैं, अलाउड नहीं होते। सर इवन इफ सेबी ने क्लियर नहीं किया तब भी डिसअलाउ हो जाएगा बिकॉज कैपिटल नेचर का होता है ये। एंड एक्सपेंस फॉर इंक्रीजिंग ऑथराइज कैपिटल भी डिसअलाउ होगा। राइट सर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू कोऑपरेटिव बैंक आफ्टर ड्यू डेट ऑफ 1391, ये भी डिसअलाउड होता है सर। सर यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक का पॉइंट है, ये 43B का पॉइंट है तो एकदम ईजी है, ये अपने ऐड क्यों किया? देखो कोऑपरेटिव बैंक लिखा है ना, याद नहीं आता इसलिए बस ऐड किया है। ठीक है, डिस्काउंट गिवन बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स और अमाउंट वेव्ड, ये 41(1) में इनकम बनती है, आपकी इनकम में ऐड होती है। ठीक है, परचेज ऑफ एनीथिंग एट प्राइस हायर देन मार्केट वैल्यू, किसी भी चीज को मार्केट वैल्यू से ऊपर परचेस करोगे 42 में डिसअलाउ होगा। सेल्स टैक्स दैट इज जीएसटी नॉट रिफंडेड टू कस्टमर आउट ऑफ जीएसटी रिफंड, दैट इज सेल्स टैक्स रिफंड। क्वेश्चन में दिया होता है बेटा कि आपको जीएसटी का रिफंड मिला तो आपको देना चाहिए था कस्टमर्स को, आपने खुद के पास रख लिया, आपकी इनकम बन जाएगा। आजकल क्वेश्चन में कैसा आता है, 5 लाख रिफंड मिला, आपने 3 लाख वापस किया तो क्या होगा, 2 लाख आपकी इनकम बन जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम इन एक्सेस ऑफ 10%, दैट इज 10% किसका होता है सर, बेसिक प्लस डीए। सर किसकी बात हो रही है, एनपीएस 80सीसीडी वाला नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, इसमें 10% बेसिक प्लस डीए अलाउड होता है, डीए विच फॉर्म्स पार्ट, उसके ऊपर का डिसअलाउ करना पड़ता है हमको, एड बैक करते हैं हम सेक्शन 40A(9) में। सीएसआर एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होता है, एड बैक हो जाता है। प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स, ये भी अलाउड नहीं होता बट एड बैक हो जाता है। एक्सपर्ट ओपिनियन चार्जेस एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड फॉर कैपिटल एसेट्स, बेटा यहाँ पे ऐड होता है, ये अपन काय में ऐड करेंगे इसको, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट में, प्रॉफिट एंड लॉस में इसको अलाउ नहीं करेंगे। पेमेंट फॉर फ्रीबीज गिफ्ट टू डॉक्टर्स, फ्रीबीज या गिफ्ट टू डॉक्टर्स को पेमेंट करोगे एड बैक होगा, अलाउड नहीं रहेगा।
एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, सर कार्बन क्रेडिट्स की जो इनकम होती है ना वो टैक्सेबल होती है 10% पे ग्रॉस बेसिस पे, उस पर कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं होता, इसलिए एड बैक हो जाता है ये भी। पेमेंट ऑफ बोनस टू ट्रस्ट एंड नॉट टू एम्प्लॉइज, अब ये क्या पॉइंट है कि हम बोनस का पेमेंट करने वाले हैं, एम्प्लॉयज से हमारा कुछ झगड़ा चल रहा है, तो हमने क्या किया, एम्प्लॉयज का बोनस अभी एम्प्लॉयज को पे नहीं किया, हमने ट्रस्ट बना दिया, उसको पे कर दिया, ठीक है, और एम्प्लॉयज को हम बाद में पे कर देंगे जब अपना डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसको एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाता और इसको डिसअलाउ कर दिया जाता है, ठीक है। एक इसका ऑल्टरनेटिव केस लॉ भी है जिसमें इसको एक्चुअल पेमेंट मान लिया जाता है, बट मोस्टली क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा है कि इसको डिसअलाउ ही किया जाता है, तो आप लोग ये लिख देना, ठीक है। एक्सपेंस ऑफ फॉरेन ट्रेवल ऑफ डायरेक्टर फॉर कोलैबोरेशन एग्रीमेंट नॉट रिलेटेड टू बिजनेस विच फेल टू मटेरियलाइज, कैपिटल नेचर एक्सपेंस है, नॉट अलाउड। क्यों सर? क्योंकि ये क्या है, ये नॉट रिलेटेड टू बिजनेस है, ध्यान रखना ये बात को, ठीक है। अगर ये रिलेटेड टू बिजनेस होता तो अलाउड होता क्या? यस, अगर ये रिलेटेड टू बिजनेस होता तो ये अलाउड करते अपन। नॉन कंपीट फीस पेड, क्या होता है इसमें बेटा, इंटेंजिबल एसेट क्रिएट होता है एंड एक्सपेंस विल बी एडेड बैक एंड डेप्रिसिएशन एट 25% इज अलाउड नॉन कंपीट फीस में। सर फीस पेड टू इंडिपेंडेंट या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस हमने क्या किया, फीस पे की इंडिपेंडेंट या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, ठीक है। तो क्या होगा सर, 30% डिसअलाउड होगा। ऐसा क्यों सर? सर इनको जब हम पेमेंट करते हैं तो हमको टीडीएस कट करना पड़ता है 194J में, एंड उस पर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती, मतलब आप 100 रुपीज पेमेंट भी करोगे टीडीएस काटना पड़ेगा आपको। एक्सपेंस ऑन एक्सपेंशन ऑफ न्यू बिजनेस एंड प्रोजेक्ट वाज अबेंडेंड विदाउट क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट, सर देखो यहाँ पे न्यू बिजनेस में खर्चा कर रहे हैं अपन, किसमें, न्यू बिजनेस में, नहीं चलेगा, ठीक है, एड बैक हो जाएगा। क्लेम फॉर एस्केलेशन ऑफ प्राइसेस इन ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स, एड बैक कर देते हैं सर। क्यों एड बैक करते हैं सर? ये टैक्सेबल हो रहा है इन द ईयर इन विच रीजनेबल सर्टनिटी ऑफ इट्स रिलेशन इज रिसीव्ड। मान लो अगर इस साल अपने को रीजनेबल सर्टनिटी ऑफ रिलेशन मिली है तो इस साल अपन टैक्सेबल कर देंगे, इसको एड बैक कर देंगे, ठीक है। 4/5 ऑफ वीआरएस कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज, हम जो वीआरएस कंपनसेशन पे करते हैं एम्प्लॉइज को उसका सिर्फ 1/5 अलाउड होता है, 4/5 एड बैक होता है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सर ये क्या होगा सर, ये भी एड बैक हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट टैक्स का इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता। पेमेंट टू मिडल मैन फॉर परचेज ऑफ क्रैब लॉबस्टर इन एक्सेस ऑफ 10,000, ये 48(3) में बेटा कवर्ड नहीं है रूल 6DD में, ठीक है, ध्यान रखना। अपन पेमेंट किसको कर रहे हैं, मिडल मैन को, पर अगर हमने पेमेंट किया फिशरमैन को इन एक्सेस ऑफ 10,000 चल जाएगा, वो अलाउड रहेगा, पर आप मिडिल मैन को पेमेंट करोगे नहीं चलेगा। वैसे ही आप पेमेंट कर रहे हो होलसेल ट्रेडर को फॉर परचेज ऑफ व्हीट फ्रॉम मंडी इन एक्सेस ऑफ 10,000, ये भी अलाउड नहीं है। बट वैसे ही आप फार्मर को कर रहे हो पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 तो ये अलाउड रहेगा अंडर रूल 6DD, ठीक है। मतलब बेसिकली फार्मर, फिशरमैन, कल्टीवेटर, ग्रोअर ऑफ द प्रोडक्ट, इनको पेमेंट करोगे 10,000 के ऊपर, अलाउड रहेगा अंडर रूल 6DD। मिडिलमैन, ब्रोकर, इनको करोगे नहीं चलेगा। प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी बेटा एड बैक होता है, अलाउड नहीं रहता। अमाउंट स्पेंट आउट ऑफ नाबार्ड अकाउंट इफ यूटिलाइजेशन इज नॉट परमिसिबल एंड इफ यूटिलाइजेशन इज डन आफ्टर एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। देखो नाबार्ड अकाउंट से आप क्या कर रहे हो, नाबार्ड अकाउंट से आप अमाउंट स्पेंड कर रहे हो और आपने किया सर यूटिलाइजेशन परमिसिबल अगर नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी डिसअलाउ होगा, और अगर यूटिलाइजेशन डन हो रहा है आफ्टर एंड ऑफ प्रीवियस ईयर तो भी डिसअलाउ होगा, ठीक है। पर इसमें देखना, ध्यान रखना, टैक्सेबल कितना होता है बेटा इसमें, जितना उसकी इनकम है, 40%, 35%, 25% बेस्ड ऑन कौन सा बिजनेस है, कॉफ़ी, टी वगैरह का, ठीक है। क्योंकि जब एड बैक होता है तो ये कंपोजिट इनकम होती है, ठीक है, उसका 40% या 35% या 25% ही टैक्सेबल होता है, ठीक है। मार्क टू मार्केट लॉस इफ नॉट एज पर आईसीडीएस, एड बैक हो जाएगा। मार्क टू मार्केट लॉस सिर्फ एज पर आईसीडीएस अलाउड होता है। रिटेंशन मनी इज इंक्लूडेड इन इनकम एज पर सेक्शन 43CB, रिटेंशन मनी हमेशा इनकम में इंक्लूड होता है बेटा, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है हमको। डायरेक्ट टैक्स की बेटा टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी नॉट अलाउड, डायरेक्ट टैक्स की टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी इज नॉट अलाउड, कुछ भी अलाउड नहीं है। जीएसटी में ऐसा नहीं है, जीएसटी में टैक्स और इंटरेस्ट अलाउड होता है, पेनाल्टी नॉट अलाउड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये भी अलाउड नहीं होता बेटा, डिसअलाउ होता है, ठीक है। रेफरल फीस, कमीशन पे टू डॉक्टर्स नहीं चलता सर, एड बैक हो जाता है, ठीक है। पेमेंट टू कंसल्टेंट फॉर ओपनिंग अ न्यू बिजनेस, कैपिटल नेचर, सर न्यू बिजनेस इज ना सर, न्यू बिजनेस, किसी और बिजनेस के लिए आप खर्चा कर रहे हो तो अपने बिजनेस से कैसे अलाउ कर देंगे हम नहीं कर पाएंगे। इलीगल एक्सपेंडिचर या फिर सीक्रेट कमीशन, एड बैक होता, अलाउड नहीं होता। एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड विल बी एडेड बैक इफ एसएससी ऑप्ट्स फॉर सेक्शन 115BAA, BAB, BAC, BAD, BAE, कोई भी ले लो आप, आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन एड बैक हो जाएगा।
रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ऑन क्लोजर ऑफ एंटायर बिजनेस, ये कैपिटल नेचर होता है बेटा, ध्यान देना। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ऑन क्लोजर ऑफ सम ऑफ बिजनेस यूनिट्स, रेवेन्यू नेचर। एंटायर बिजनेस, कैपिटल नेचर। ठीक है, इसका एक पॉइंट आएगा फिर से लेस में, तब पढ़ेंगे फिर से। बेड डेट रिकवरी इन एक्सेस ऑफ अनअलाउड पोर्शन, ये इनकम में ऐड होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रहा हूं, 2 मिनट रुकना। चलो एग्जांपल अभी ले लो इसका। क्या होता है बेटा, मान लो आपकी डेटर है सर 23 का, ठीक है, डेटर 30 का, चलो डेटर 30 के हैं, आपने बेड डेट अलाउ की कितनी की, बेड डेट अलाउड 12 की अलाउ की, ठीक है, और बाद में रिकवरी हो गई कितनी की, रिकवरी हो गई 23 की। अब क्या करेंगे सर, तो हम क्या करते हैं, टैक्सेबल क्या करते हैं, याद देना, ये याद रखना, ये बेड डेट रिकवरी इन एक्सेस ऑफ अनअलाउड पोर्शन इज टैक्सेबल। बेड डेट रिकवरी इन एक्सेस ऑफ अनअलाउड पोर्शन, लॉजिक नहीं लगे तो ये याद कर लेना। अपन निकालते हैं अनअलाउड पोर्शन कितना है बेटा इसमें, 30 - 12 18, रिकवरी कितनी 23, तो 23 - 18 क्या है ये, बेड डेट रिकवरी इन एक्सेस ऑफ अनअलाउड पोर्शन, ये इनकम में ऐड होता है, तो 5 इनकम में ऐड होगा। ठीक है, अब एग्जाम के पहले देख लो, इसे समझा रहा हूं ये चीज, ध्यान रखना, लॉजिक छोड़ दो अभी। इफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर और एनी इंस्ट्रूमेंट विच डिफर्स द लायबिलिटी, ये अलाउड नहीं होता बेटा, एड बैक होता है, फाइनेंस एक्ट 22 का अमेंडमेंट है। वेवर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन, वर्किंग कैपिटल लोन का प्रिंसिपल पार्ट का वेवर भी है ना, हमारी इनकम होगी सेक्शन 41 में वो, क्योंकि वर्किंग कैपिटल लोन है वो। ठीक है, मतलब हमारा ट्रेडिंग लायबिलिटी था वो, तो उसका प्रिंसिपल पार्ट भी हमारा अगर वेवर होगा तो हमारी इनकम होगी 41(1) में। सर डोनेशन टू स्वच्छ भारत कोष, ये ऐड होता है यहाँ पे सर, ये ऐड होता है यहाँ पे, एंड अलाउड होता है अंडर सेक्शन 80G इफ नॉट पेड इन कैश। ठीक है, स्वच्छ भारत कोष में डोनेशन किया अपन ने, ऐड होता है ईयर, एंड अलाउड होता है अंडर सेक्शन 80G इफ नॉट पेड इन कैश। ठीक है, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक में इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूड किया है बेटा, तो ICDS 2 के हिसाब से वो एड बैक हो जाएगा। ठीक है, वो अलाउड नहीं होता, इसलिए एड बैक हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट टू पार्टनर ऑन कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, लोन अकाउंट इन एक्सेस ऑफ 12%, क्या होगा बेटा, ये भी डिसला होगा। सर आप पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कैपिटल अकाउंट में पे करो, करेंट अकाउंट पे करो, लोन अकाउंट पे करो, किसी भी अकाउंट में पे कर रहे हो, सब मिला के 12% के ऊपर नहीं हो सकता वो। ठीक है, पेमेंट टू शेयर ब्रोकर इन रिलेशन टू इक्विटी शेयर्स। अब सर देखो, अब ये इंटरेस्टिंग है, नया पॉइंट है, बहुत आपने कहीं नहीं सुना होगा ये पॉइंट। ठीक है, अपन शेयर ब्रोकर्स को पेमेंट कर रहे हैं इन रिलेशन टू इक्विटी शेयर्स, ठीक है, विदाउट डिडक्टिंग TDS, अपन ने TDS डिडक्ट नहीं किया है, तो अब क्या होगा सर, ट्रीटमेंट क्या होगा, डिपेंड करता है एजम्पशन पे। अगर एसएससी का शेयर ट्रेडिंग बिजनेस है, अगर एसएससी का शेयर ट्रेडिंग बिजनेस है तो अलाउड रहेगा। ठीक है, नो, और क्यों अलाउड रहेगा सर, TDS तो काटा नहीं है बेटा, शेयर ब्रोकर्स को पेमेंट करने पर TDS नहीं लगता। ठीक है, ओके, 194H में नहीं लगता TDS, डन। अगर 80 का शेयर ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है तो ये अलाउड ही नहीं रहेगा ये खर्चा, क्योंकि बिजनेस ही नहीं शेयर ट्रेडिंग का। ठीक है, फिर से पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, जल्दी सुनना, शेयर ब्रोकर को पेमेंट कर रहे हो आप इन रिलेशन टू इक्विटी शेयर्स विदाउट डिडक्टिंग TDS। अगर 80 का शेयर ट्रेडिंग बिजनेस है तो क्या अलाउड रहेगा, क्योंकि TDS तो कटा नहीं है, अलाउड रहेगा क्योंकि TDS नहीं लगता पेमेंट टू शेयर ब्रोकर पे। एंड अगर 80 डज नॉट हैव शेयर ट्रेडिंग बिजनेस, देन ये नॉट अलाउड रहेगा, क्योंकि बिजनेस ही नहीं तो अलाउ क्यों करें शेयर ट्रेडिंग का एक्सपेंस हम। ठीक है, पेमेंट टू कमोडिटी ब्रोकर्स विदाउट डिडक्टिंग TDS, क्या होगा, इफ कमोडिटी ट्रांजेक्शन नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो 100% डिसअलाउड भाई, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। बट इफ कमोडिटी ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू बिजनेस देन 30% डिसअलाउड, क्यों, TDS नहीं काटा क्योंकि, TDS नहीं काटा क्योंकि। ठीक है, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, ये भी अलाउड नहीं होता, एड बैक हो जाता है बेटा। यहां पर अपने एडिशंस वाले पॉइंट खत्म हो गए। ठीक है, तो इतनी चीजें ऐड होने वाली है। ठीक है, डिसअलाउड होती है या फिर इनकम में ऐड होनी चाहिए थी। अब लेस करते बेटा डिडक्शंस अलाउड और थिंग्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम। अब बेटा ये क्या है समझना, जो चीजें डिडक्शंस अलाउड होने चाहिए, ठीक है, एंड थिंग्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम। अब बेटा ये समझना कि जैसे कोई चीज डिसअलाउ होनी चाहिए थी और वो ऑलरेडी अलाउ नहीं की अपन ने, तो कोई ट्रीटमेंट होगा क्या, नहीं। कोई चीज इनकम में से डिडक्ट होनी चाहिए थी और अपन ने क्रेडिट नहीं किया उसको, तो कोई ट्रीटमेंट होगा क्या, नहीं। कोई चीज अलाउड होनी चाहिए थी और ऑलरेडी डेबिटेड है, तो कोई ट्रीटमेंट होगा क्या, नहीं।
ये बात समझती ना आपको? ठीक है, चलो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं अपन। ठीक है, चलो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं बेटा, जल्दी से आ जाओ इधर। ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो सर अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो हम क्या बोलते हैं कि क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है, मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, इसको ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा, मतलब लेस करेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है मतलब क्रेडिट साइड कम हुआ है, क्रेडिट साइड कम हुआ है, इसको ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐड कर देंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब डेबिट साइड बढ़ा हुआ है, डेबिट साइड बढ़ा हुआ है मतलब क्रेडिट साइड कम हुआ है, मतलब प्रॉफिट कम हुआ है, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है मतलब डेबिट साइड कम हुआ है, मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेटा अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का एक बार वहां पे लिख के देख लेना, ऐसा बना के देख लेना, तो बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलो अब माइनस बात करते हैं। इनकम टैक्स रिफंड एंड इंटरेस्ट दोनों माइनस होता है बेटा, और इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है आईएफओएस में। ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि अपन इनकम टैक्स अलाउ भी नहीं करते, इसलिए रिफंड भी टैक्सेबल नहीं करते। एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर अलाउड होता है। ठीक है, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अलाउड होता है, एक्सपेंस ऑन बायबैक ऑफ शेयर अलाउड होता है। लॉस बाय थेफ्ट डेकॉइटी अलाउड इफ इंसिडेंटल टू बिजनेस। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ इफ पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ 139(1). ध्यान रखना, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ये अलाउड रहता है अगर आपने ड्यू डेट ऑफ 139(1) के पहले पेमेंट कर दिया। बट एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन ये क्या होगा, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा बेटा, टू ईपीएफ अलाउड रहेगा इफ पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ दैट एक्ट, पीएफ एक्ट। ठीक है, ये एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा, ध्यान रखना, यहाँ पे मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट ठीक हो जाएगा, ये एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड कब होता है बेटा, अगर ड्यू डेट ऑफ पीएफ एक्ट के पहले पे हुआ, मतलब 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ के पहले पे हुआ। ठीक है, पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस इफ ट्रांसपोर्टर ऑप्ट्स फॉर प्रिजम्पटिव टैक्स, गिव्स डिक्लेरेशन इन दिस रिगार्ड एंड पैन सबमिट कर दिया उसने, तो क्या करते हैं अपन, अलाउ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन है, कंफ्यूज मत होना, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ इफ पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ दैट एक्ट, दैट इज पीएफ एक्ट। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, अब ये स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी क्या है सर, ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है अब। ठीक है सर, स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी क्या होती है सर, अगर कोई इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में 26% और मोर शेयर होल्डिंग होल्ड करती है, तो पहले क्या होता था, पहले की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, पहले क्या होता था कि वो डिविडेंड हमारे हाथ में, इंडियन कंपनी के हाथ में 15% पे टैक्स होता था ग्रॉस बेसिस पे। ठीक है, पर ये सेक्शन अब जा चुका है। आप क्यों पढ़ा रहे हो सर फिर, क्योंकि आईसीएआई अभी तक क्वेश्चन देता ही है, आईसीएआई क्वेश्चन देगा आपको पीजीपी में कि एक इंडियन कंपनी है, अपनी जो कंपनी है फॉरेन कंपनी में 26% और मोर होल्ड कर रही है, वहां से डिविडेंड मिला है उसको, तो कंफ्यूज मत होना, अब वो ट्रीट होता है एज नॉर्मल डिविडेंड, उसमें कुछ भी नहीं होता अलग, वो नॉर्मल डिविडेंड जैसे ट्रीट होगा। क्या करेंगे अपन, यहां से माइनस करेंगे और आईएफओएस में टैक्सेबल कर देंगे, किस रेट पे, नॉर्मल रेट्स पे। राइट, ये बात ध्यान रखना, नवंबर 23 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये पॉइंट डाला हुआ था, वहां पे अब वो स्पेसिफिक फॉरेन कंपनी नहीं लिखेगा, वो लोग स्पेसिफिक फॉरेन कंपनी नहीं लिखेंगे, वो लोग क्या लिखेंगे कि फॉरेन कंपनी में कंपनी होल्ड करती है 27%, 28%, ऐसा लिखेंगे। लीगल फीस इनकर्ड इन डिफेंडिंग टाइटल ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस इनकर्ड फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस, अलाउड रहता है ये। ठीक है, पेमेंट ऑफ न्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन कन्वर्टेड फ्रॉम अरेस ऑफ इंटरेस्ट, बेटा लोन में जितना आप नया इंस्टॉलमेंट पे करोगे पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता है, जो इंटरेस्ट पे करते हो ना, अरेस ऑफ इंटरेस्ट है, पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता है। एक्चुअल ग्रेच्युटी पेड, बेटा यहां पे प्रोविजन अलाउड नहीं होता, सिर्फ एक्चुअल ग्रेच्युटी पेड अलाउड होता है। प्रोविजन फॉर पेमेंट टू वर्कर्स एस्टिमेशन ऑन वेज एंड रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ रिविजन, ये अलाउड होता है बेटा, आप वर्कर्स को पेमेंट कर रहे हो एस्टिमेटेड ऑन वेज एंड रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ रिविजन, ये एज पर आईसीएस अलाउड होता है। एसटीडी पेड अलाउड रहता है अगर आपका शेयर ट्रेडिंग बिजनेस है तो। कमीशन पे टू रिकवरी एजेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ डेट, वसूली के लिए आप क्या कर रहे हो, रिकवरी एजेंट को पेमेंट कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो, अलाउड रहता है। जो पिछले साल 40 AIA में डिसला हुआ था 30%, इस साल अलाउ होगा अगर आपने टीडीएस का पेमेंट कर दिया होगा गवर्नमेंट को। सर लास्ट से मान लो आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या फिर गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया, तो क्या होगा, आपका 30% डिसला हुआ था, नेक्स्ट ईयर आपने क्या कर दिया, उसको पेमेंट आप कर चुका है टीडीएस का, तो अब क्या होगा, वो अलाउ हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में आता है ये पॉइंट। पेमेंट टुवर्ड्स फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्टेड फॉर टेक एडवांसमेंट रिलेटेड टू बिजनेस,
टेल अबेंडन विदाउट क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट हुआ तो भी चलेगा। सर देखो हम क्या कर रहे हैं सर, ये रिलेटेड टू बिजनेस कर रहे हैं अपन। अगर न्यू बिजनेस के लिए करते तो अलाउड नहीं होता, ये रिलेटेड टू बिजनेस इसलिए अलाउड होगा। ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेफ गार्डिंग अगेंस्ट एनी लॉस दैट मे अराइज ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन, यहां से माइनस कर देंगे प्रॉफिट को और एडजस्ट करना पड़ेगा विथ कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस कर देंगे प्रॉफिट को, लॉस होगा तो वहां पे प्लांट एंड मशीनरी में ऐड बैक कर देंगे। ठीक है। यहां से क्या करते हैं सर, कोई भी प्रॉफिट होगा सर तो उसको माइनस कर देते हैं। ग्लो साइन बोर्ड का कॉस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है सर ये। ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अलाउबल ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर्स, एग्जाम्पल अगर 5 ईयर्स है तो 1/5 अलाउड होता है। जीएसटी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न अलाउड रहता है, जीएसटी में टैक्स और इंटरेस्ट अलाउड रहता है। परचेस ओमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेस ओमिट कर दी, अलाउ कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड टू 100% सब्सिडरी, अगर इंडियन सब्सिडरी है तो अलाउड रहता है, अलाउड मतलब माइनस कर देते हैं यहाँ से और ट्रीट करते हैं कैपिटल गेन में, और वहां भी टैक्सेबल नहीं होता क्योंकि ट्रांसफर नहीं होता ये, नो कैपिटल गेन। बट ध्यान रखना ये इंडियन सब्सिडी होना चाहिए, फॉरेन सब्सिडरी है तो ये चीज़ नहीं होगी, वो एग्जाम नहीं होता वहां पे कैपिटल गेन में। ठीक है। एडिशनल कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ड्यू टू इंटरिम ऑर्डर ऑफ कोर्ट टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, क्या करते हैं अपने को एडिशनल कंसिडरेशन मिला कहां से, स्टेट गवर्नमेंट से, ड्यू टू इंटरिम ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अभी माइनस कर देंगे, हम टैक्सेबल कब करेंगे जब फाइनल ऑर्डर आएगा। ठीक है। ग्रांट रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है, हम यहां से माइनस करते हैं और ग्रांट को ले आए कहां माइनस करते हैं सर, एक्चुअल कॉस्ट में से, प्रॉफिट एंड लॉस में उसको नहीं दिखाते। ठीक है। कॉस्ट ऑफ अबेंडेंट फिल्म रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, अलाउड होता है। स्पॉन्सरशिप फीस फॉर लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट, क्या होगा सर ये, इफ इनकर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस एक्सपीडियंसी तो अलाउड होगा अंडर सेक्शन 37, अगर ये लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट के अपने स्पॉन्सरशिप फीस पे की ये अलाउड रहेगा। पेनाल्टी पे टू गवर्नमेंट फॉर फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस इन कॉन्ट्रैक्ट, देखो गवर्नमेंट को पेनाल्टी पे कर रहे हो पर ये ब्रीच ऑफ लॉ नहीं है, आप क्यों कर रहे हो, फॉर फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस इन कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, अलाउड है। एक्सपेंसेस फॉर ब्रिंगिंग ड्रिंकिंग वाटर टू विलेज वेयर फैक्ट्री सिचुएटेड, अलाउड रहेगा अंडर सेक्शन 37(1). ठीक है। Contribution to research institution for scientific research even if afterwards its approval is withdrawn, जिसको आपने डोनेशन दिया उसका अप्रूवल विड्रॉ हो गया, अपनी क्या गलती, अपने गुड फेथ में किया था तो अपने को अलाउड रहेगा। एक्सपेंडिचर फॉर विच इनवॉइस इज नॉट अवेलेबल बट गुड्स इनवर्ड रिपोर्ट एंड ऑनलाइन पेमेंट प्रूफ अवेलेबल, क्या होगा ये, अलाउड रहेगा बेटा। पेमेंट टू एनआर हुज इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, अपने ऐसे एनआर को पेमेंट किया जिसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है ही नहीं, तो अगर उसको आप पेमेंट कर रहे हो विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस तो भी चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड रहेगा। पेमेंट अप टू ₹50,000 इन कैश टू एम्प्लॉय ऑन हिज रिटायरमेंट, अलाउड रहता है ये। पेमेंट टू एन एम्प्लॉय हु इज पोस्टेड इन एन अदर प्लेस अदर देन हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी फॉर 15 days और मोर एंड ही डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट देयर और टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, तो ये क्या रहेगा बेटा, ये अलाउड रहेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये अलाउड होता है अंडर सेक्शन 35 CCA एंड अलाउड होता है सर अंडर 115 BAB। सर वैसे तो ये नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट बंद हो चुका है बहुत पहले 2009-10 में, पर ये क्वेश्चन मई 22 में पूछ लिया था इसलिए मैंने इस शीट में ले लिया है। ठीक है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ऑन क्लोजर ऑफ सम ऑफ बिजनेस यूनिट्स, रेवेन्यू नेचर होता है, देखो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ऑन क्लोजर ऑफ एंटायर बिजनेस कैपिटल नेचर बट सम ऑफ यूनिट्स रेवेन्यू नेचर। रेंटल इनकम ऑफ कंपनी ऑप्टिंग 115 BAB, अगर कंपनी ने 115 BAB ऑप्ट किया है, रेंटल इनकम है, क्या करेंगे यहाँ डिडक्ट करेंगे, IFRS पर टैक्सेबल करेंगे। ठीक है। बट म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट और स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं रहेगा क्योंकि 115 BAB है। ठीक है। अमाउंट वेव्ड बाय बैंक ऑन अरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नॉट अलाउड एज डिडक्शन सो नॉट इंक्लूडेड इन इनकम। सर पॉइंट समझा नहीं सर, देखो अरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका अरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट था बैंक से और बैंक ने अमाउंट वेव कर दिया। ठीक है। मुझे बताओ इंटरेस्ट तो सिर्फ पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता है अपने को, अपने पे किए ही नहीं इंटरेस्ट, तो जब पे ही नहीं किए इंटरेस्ट तो अभी तक अलाउड होगा ही नहीं, तो अगर वो अमाउंट वेव हो गया अपने को तो इनकम थोड़ी बनेगी, जो अमाउंट अपन पे कर देते हैं और बाद में वेव हो जाता है वो हमारी इनकम बनती है, पर ये अमाउंट तो हमने अलाउ किए ही नहीं है क्योंकि पे ही नहीं किए, तो ये वेव हुआ तो इनकम बनेगी ही नहीं, इसलिए माइनस कर रहे हैं। पॉइंट ध्यान देना, रुक के ध्यान देना 1 मिनट। ठीक है। ओके। इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक ICS 2 के हिसाब से अलाउड नहीं होता, ये माइनस कर देते हैं। एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर, रेवेन्यू एक्सपेंस होता है सर, अलाउड रहता है। ठीक है। सर कन्वर्टेबल डिबेंचर का भी
सर आगे जाए कन्वर्टेबल इक्विटी में होने वाला है, तब भी होता है क्या? यस, अलाउड होता है। इंटरेस्ट ऑन शेयर एप्लीकेशन मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, ये इंटरेस्ट बेटा, INT, इंटरेस्ट ऑन शेयर एप्लीकेशन मनी डिपॉजिटेड इन बैंक। ये सर क्या होता है सर? ये आपका इनकम नहीं होती सर, ये माइनस कर देते हैं। क्यों नहीं होती सर? शेयर एप्लीकेशन मनी को हम क्या करते हैं, जो उस पर जो इंटरेस्ट आया ना सर, ये जो हमको शेयर एप्लीकेशन का खर्चा हुआ, जो शेयर इशू का खर्चा हुआ ना, उससे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी इनकम नहीं होती, यहाँ से माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आया बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB। ठीक है, यह आया सर, इसमें 33AB का पॉइंट भी मैंने ऐड कर दिया है। अब देखो डिडक्शन अंडर 33AB कैसे मिलता है सर? मिलता है अमाउंट डिपॉजिटेड इन नाबार्ड और 40% ऑफ PGP बिफोर डिडक्शन ऑफ 33AB। ठीक है, विच एवर इज लोअर। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है सर इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ 33AB। ठीक है, इसमें से अपन एग्रीकल्चरल पोर्शन माइनस करते हैं। टी में कितना माइनस करते हैं? 60%, रबर में 65 और कॉफी में 75%। ठीक है, और कॉफी में अगर 4 चीज़ हुई तो 60%। ठीक है, 40 रुपए की चाय, कॉफ़ी 25 रुपए की अगर 2 चीज़ें हुई तो, कॉफ़ी 40 रुपए की अगर 4 चीज़ें हुई तो, और रबर 35 रुपीज़ का। ऐसे याद किए थे अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा बेटा PGP इनकम चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, इसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इज नॉट अलाउड टू सेट ऑफ अगर 51% शेयर्स इज नॉट हेल्ड बाय सेम पर्सन एज इन द ईयर ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस जिस साल किया आपने, उस साल जो लोग 51% ऑफ शेयर्स हेल्ड कर रहे थे, अगर सेम पर्सन अब हेल्ड नहीं कर रहे हैं, तो आप वो लॉस अभी सेट ऑफ नहीं कर सकते। वो भी दिया मैंने नया पॉइंट। ठीक है, अब टैक्स रेट्स लिखे बेटा कंपनी के 25% 30% होता है बेस्ड ऑन टर्नओवर। इफ ऑप्टेड 115BAB, अगर कंपनी ने ऑप्ट किया 115BAB तो PGP इनकम 15%, हाउस प्रॉपर्टी IFRS 22%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट 15%, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट 22%, प्लस सरचार्ज 10% मैंडेटरी एंड 4% सेस मैंडेटरी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपके PGP के सारे पॉइंट्स कवर हो गए। ये 25 मिनट की वीडियो में देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो प्लीज शेयर कर दो सब दोस्तों के साथ। वीडियो लाइक करना पसंद आया तो। और बहुत सारे बच्चे बेटा ये लास्ट डे देख रहे हैं, आप एग्जाम में जा रहे हो अभी, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना, पूरा पेपर आपको बनता है, ये सोचे पेपर देना। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं भी आए अपने बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करना और बढ़िया से पेपर करके आना। ठीक है, और पेपर के बाद मुझे पक्का कमेंट में बताना कि ये काम आया कि नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, तुम सब कर लोगे, अच्छे से जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच, शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स, बाय बाय।